हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। दोस्तों, ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर एक बार इसे बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय है 9 तरंगति, और स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों तो किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 15 तरंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्लास 9 चैप्टर 12 ध्वनि, और क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 13 ध्वनि। इन तमाम चैप्टरों से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है तरंगति। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के तरंगों का अनुभव करते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे आदि। वास्तव में तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा है। तो तरंग क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो द्रव्य के संचरण के बिना ही संचरित होती है, यानी इसके संचरण के लिए जो है द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। द्रव अर्थात वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इन तरंगों की यह भी विशेषता रहती है कि कुछ तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी तरंग भी दो तरीके से संचरण करती है, कुछ के लिए माध्यम आवश्यक है और कुछ के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, तरंग अर्थात वेव कहलाता है। अर्थात तरंग क्या है दोस्तों? तो वैसा भौतिक माध्यम जो उत्पन्न विक्षोभ से अपना स्वरूप बिना बदले ही माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता चलता है, इसे ही तरंग कहते हैं। तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि तरंग के द्वारा किसका किसका संचरण होता है? ऊर्जा और संवेग का, द्रव्य का संचरण नहीं होता। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, तरंगों के प्रकार। माध्यम के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती है, यानी माध्यम के रूप में देखा जाए तो तरंगे दो रूप से संचरित करती है। पहला है प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपने स्वरूप को परिवर्तित किए बिना माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए क्या होता है दोस्तों? माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं ध्वनि, डोरी में उत्पन्न तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, ये सारे जो है मैकेनिकल वेव है और इसमें जो है न माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण का माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम दो गुणों पर निर्भर करता है, यानी यांत्रिक तरंगों का जो संचरण होगा मुख्य रूप से दो गुणों पर निर्भर करेगा। पहला है माध्यम की प्रत्यास्थता का गुण और दूसरा है माध्यम के जड़त्व का गुण, यानी दो रूप पर निर्भर करेगा। एक तो उसकी प्रत्यास्थता पर और दूसरा उसके जड़त्व पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक तरंगे फिर दो प्रकार की होती है। यानी यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला है अनुप्रस्थ तरंगे, ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि तरंग का जो संचरण होता है वो लंबवत कंपन करती है। तो वैसे ही कण के माध्यम को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यम में श्रृंगों व गर्तों के रूप में बढ़ती है। माध्यम के कणों की अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग व गर्त कहते हैं। यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो कुछ रूप में बढ़ती है, तो श्रृंगों व गर्तों के रूप में बढ़ती है। माध्यम के कणों की अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग व गर्त कहते हैं। ये तरंगे केवल द्रव्य वाले माध्यम में उत्पन्न की जाती है, अतः अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में रखे तनाव युक्त डोरियों या पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती। उदाहरण के लिए जल के पृष्ठ पर संचरण
संचरित तरंगे, डोरी में कंपन, प्रकाश तरंगे आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर कंपन होता है। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है कि तरंगों का जो संचरण की दिशा के समांतर होता है, यानी माध्यम के कणों का जो कंपन है इसमें तरंगों के संचरण की दिशा के समांतर होता है, उसे ही अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करते रहते हैं तथा ध्वनि संपीड़न व विरलन के रूप में संचरित करती रहती है। यानी अनुदैर्घ्य में क्या होता है, ध्वनि संपीड़न व विरलन के रूप में संचरण करती है, और हम लोगों ने पीछे देखा श्रृंग और गर्त के रूप में जो है अनुप्रस्थ तरंगे गति करती रहती है। अनुदैर्घ्य तरंग के संचरण के दौरान वह स्थिति जहां कंपन करते हुए माध्यम के कण पास पास होते हैं उसे संपीड़न कहते हैं। यानी संपीड़न क्या है दोस्तों, कंप्रेशन क्या है कि उस स्थिति में जब वह स्थिति जहां कंपन करते हुए माध्यम के कण पास पास हो तो उसे संपीड़न कहते हैं, और जहां माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उन्हें विरलन कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों कि वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगे, आर्गन पाइप में वायु स्तंभ में कंपन, भूकंपीय पी तरंगे आदि जो है अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। तो मुख्य रूप से आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों भूकंपीय तरंगे। भूकंप के कारण पृथ्वी की सतहों में संचरित होने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अतः ठोस तथा द्रव दोनों में इनका संचरण संभव होता है। यानी पी तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, और ये जो है ठोस तथा द्रव दोनों में संचरण संभव इसका है। वहीं एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव क्या होता है कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है। प्राइमरी तरंगे अनुदैर्घ्य और सेकेंडरी तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जिसके कारण यह केवल ठोस में संचरण करती है। यानी एस तरंगे किस में संचरण करती है, सिर्फ ठोस में, और पी तरंगे ठोस तथा द्रव्य दोनों में संचरित करती है। आगे देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय अथवा अप्रत्यास्थ तरंगे। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें जो है इसके उदाहरण है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे या अप्रत्यास्थ तरंगे क्या है, तो वैसे तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों ने पहले यांत्रिक तरंगे पढ़ा, और दूसरा क्या है विद्युत चुंबकीय अथवा अप्रत्यास्थ तरंगे, और उसके उदाहरण हैं प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें आदि होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण निम्न हैं। इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आवर्ती के रूप में परिवर्तित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि इन तरंगों के अंतर्गत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आवर्ती के रूप में परिवर्तित होते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इन तरंगों में संवेग होता है तथा ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये जो होती है कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और इन तरंगों में संवेग होता है तथा निर्वात में ये प्रकाश के वेग से गति करती है। निर्वात में इन तरंगों के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के आयामों के अनुपात यानी E0/B0 बराबर C होता है, जहाँ C प्रकाश का चाल है। आगे देखते हैं दोस्तों इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इन तरंगों में ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में बराबर वितरित रहती है। तो इन तरंगों में क्या होता है दोस्तों कि ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में बराबर वितरित रहती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के क्रम में
वर्गीकृत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। यानी अगर इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाए कि पहले दृश्य तरंगे, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी किरणें एवं अवरक्त किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती के क्रम में इसे दर्शाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेडियो तरंगे क्या है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन अवशोषित कणों के दोलनों के कारण होता है। इनकी आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। रेडियो तरंगों के निम्नलिखित उपयोग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसकी आवृत्ति क्या होती है, तो 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो इसके उपयोग को देखते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन में 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज की तरंगों का उपयोग होता है। इनका उपयोग पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, टीवी में 50 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज की तरंगों का उपयोग होता है, जो कि सारी रेडियो तरंगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्ती मॉड्यूलेशन में 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति तरंगों का उपयोग होता है। अति उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग सेलुलर फोन में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि अति उच्च आवृत्ति तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सेलुलर फोन में किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे। इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नलियों द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। सूक्ष्म तरंगों के निम्नलिखित उपयोग हैं। तो मैक्रो तरंगों के क्या क्या उपयोग है देखते हैं दोस्तों। तो वायुयान के नेविगेशन के लिए रडार के रूप में जो है माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए भी माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। परमाणु तथा अणुओं की संरचना में देखने के लिए माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में भी माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन के बारे में देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के एक भाग में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग भोजन को गर्म करने अथवा पकाने के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में चीनी मिट्टी अथवा विशेष प्रकार के बर्तन का उपयोग भोजन को पकाने अथवा गर्म करने में किया जाता है। इसमें भोजन को बर्तन में गर्म करने पर ऊर्जा व्यय नहीं होती है। ओवन में ऊर्जा सीधी जल के अणुओं से भोजन को प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रो वेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अवरक्त विकिरण। इनकी खोज हर्रेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी, तो हर्रेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह तरंगे उष्मीय तरंगे भी कहलाती है। यानी अवरक्त तरंगे कैसी है, तो उष्मीय तरंगे भी कहलाती है। ये तरंगे तप्त वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी आवृत्ति 3 गुना 11 हर्ट्ज से 4 गुना 1014 हर्ट्ज के पास में होती है। तो 3 गुना यहाँ पर 10 होगा दोस्तों, 3 गुना 1011 हर्ट्ज से 4 गुना 1014 हर्ट्ज तक होती है। अवरक्त किरणों की निम्नलिखित उपयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अवरक्त किरणों के उपयोग क्या है, देखते हैं। अवरक्त किरणों के उपयोग देखते हैं दोस्तों। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, सेल के उपयोग आने वाले उपकरणों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में और फलों को सुखाने में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सौर हीटर, सौर सेल तथा कूलर में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, दृश्य किरणें या दृश्य प्रकाश तरंगे क्या होती है। तो इस क्षेत्र में आने वाली तरंगों को आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इनकी आवृत्ति की परास 4 गुना 1014 हर्ट्ज से लेकर 8 गुना 1014 हर्ट्ज तक होती है। दृश्य किरणों के निम्नलिखित उपयोग हैं। दृश्य किरणों का उपयोग मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में किया जाता है। खानों की खोज में किया जाता है।
पृथ्वी की सतहों पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में भी जो है दृश्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों परावैंगनी तरंगे। तो परावैंगनी तरंगों को देखते हैं। अल्ट्रावायलेट वेव का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा बहुत अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। सूर्य इन किरणों का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक है, लेकिन ये किरणें वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इनकी आवृत्ति 4 गुना 10⁻14 हर्ट्ज से 7 गुना 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। परावैंगनी किरणों के निम्नलिखित उपयोग को देख लेते हैं दोस्तों। चोरों से सुरक्षा अलार्म के रूप में जो है परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके उपयोग। खनिज के प्रतिदर्श की जांच करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अणुओं की संरचना ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी जो है परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में उपयोग आने वाली उपकरणों को शुद्ध रखने में भी जो है परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अत्यंत छोटे तरंगदैर्घ्य वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को अति परिशुद्ध अनुप्रयोगों जैसे लासिक यानी लेजर असिस्टेड इन सितु केराटोमाइल्यूसिस नेत्र शैल्य में उपयोग हेतु संकीर्ण किरण पुंज में फोकस किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों एक्स किरणें मोस्ट इंपॉर्टेंट किरण है दोस्तों। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इनकी खोज जर्मनी के वैज्ञानिक रोंटजन ने की थी। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने की थी। इन किरणों की तरंग आवृत्ति 4 गुना 10⁻16 हर्ट्ज से 3 गुना 10⁻21 हर्ट्ज के मध्य होती है। एक्स किरणों के उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी टूटने, शरीर में रोग युक्त भागों, पथरी आदि का पता लगाने में भी जो है एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ब्रिज में दरार का पता लगाने में और वेल्डिंग की जांच करने में भी जो है एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। मेट्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में भी एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों कि एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? रोंटजन है। इसकी तरंग आवृत्ति कितनी होती है? तो 4 गुना 10⁻16 हर्ट्ज से 3 गुना 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है। और इसका प्रयोग किस में होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, मेट्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक का पता लगाने में और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी जो इसका प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों गामा किरणें। गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो जर्मनी के वैज्ञानिक रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है तथा इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। इनकी आवृत्ति 3 गुना 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 5 गुना 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य होती है। और इनके प्रयोग को देखते हैं दोस्तों, उपयोग को। तो नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में भी रेडियोथेरेपी के रूप में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य क्षेत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवाणुओं को नष्ट करने में भी गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु की संरचना ज्ञात करने में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि परमाणु की संरचना ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का। गामा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। इसकी चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। आवर्त और इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। और इनकी आवृत्ति क्या होती है? तो 3 गुना 10⁻18 से 5 गुना 10⁻22 के रूप में होगा। प्रयोग क्या है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न करने के लिए, कैंसर या ट्यूमर के इलाज में, खाद्य क्षेत्र में और परमाणु की संरचना ज्ञात करने में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों रेडियो तरंगे। तो इसका जो तरंग प्रास होता है 0.1 m से कम होता है। एरियल में इलेक्ट्रॉनों की द्रुत त्वरण या मंदन होती है। और संसूचक देखा जाए तो इसका अभिग्राहक के एरियल के रूप में होता है। जबकि सूक्ष्म तरंगों का 0.1 m से लेकर 1 mm तक होता है। और क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व इसका उत्पादन करता है। और जो है बिंदु संपर्क डायोड के रूप में इसके संसूचक के रूप में कार्य होता है। आगे देखते हैं अवरक्त किरण ने।
तो 1 mm से 700 nm के बीच होता है परमाणु एवं अणुओं के कंपन के बीच में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तरंग संबंधी परिभाषाओं को देखते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड, तो आयाम क्या होता है दोस्तों? साम्य अवस्था से दोनों ओर कण का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। समानतः इसे ए द्वारा व्यक्त करते हैं। विस्थापन यदि ऋणात्मक है तो आयाम धनात्मक राशि होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है, और यदि विस्थापन इसका ऋणात्मक हो तो आयाम इसका क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी इस स्थिति में विस्थापन ऋणात्मक तो आयाम धनात्मक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं, तरंगों के संचरण की दिशा देख सकते हैं और ये विस्थापन को दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आवर्तकाल टाइम पीरियड। माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी आवर्तकाल क्या है दोस्तों? तो माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। सामान्यतः इसे टी से बड़ी टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। यानी आवर्तकाल का मात्रक क्या है? तो सेकंड है, और इसे सूचित करते हैं बड़ी टी से। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी आवृत्ति क्या है दोस्तों? कि माध्यम में जो उपस्थित कोई भी कण है उसके द्वारा प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में किया गया जो कंपन होता है उस संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। सामान्यतः इसे एन अथवा भी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है या कंपन पर सेकंड होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ। माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। समानतः इसे लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसे सूचित किससे करते हैं? तो लैम्डा से सूचित करते हैं दोस्तों। और तरंगदैर्घ्य होता क्या है कि माध्यमों के किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे ही तरंग कहते हैं। तरंग संख्या यानी वेव नंबर क्या होता है? तो एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। यानी एक एकांक लंबाई है और उसमें उपस्थित जो तरंगों की संख्या होती है उसे ही तरंग संख्या कहते हैं। समानतः इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कला यानी फेज। तरंग संचरण में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करती है। यदि तरंग गति के संचरण में माध्यम के दो कण एक ही दिशा में विस्थापित हो तो यह कण समान कला में स्थित होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, कलांतर यानी फेज डिफरेंस क्या होता है? तो दो कंपित कणों के कला कोण में अंतर को कलांतर कोण कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पथांतर पथ डिफरेंस क्या होता है? तो दो कंपित कणों के साम्यावस्था से तय की गई दूरी के अंतर को पथांतर कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तरंग की चाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग की चाल कहलाती है। इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग चालें निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तरंग चाल यानी भी बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। तरंग चाल बराबर भी बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। भी बराबर एन लैम्डा होता है। इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, भी बराबर एन लैम्डा। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुदैर्घ्य या अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल को देखते हैं दोस्तों। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल को देखते हैं। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल को निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल को देखते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की दृढ़ता का होना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए क्या होना जरूरी है? तो माध्यम की दृढ़ता होना जरूरी है। किसी तने हुए डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल भी बराबर √T/m होता है।
जहाँ टी डोरी का तनाव है और एम डोरी का रेखीय द्रव्यमान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि किसी तने हुए डोरी का अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकालना है तो v बराबर √T/m होता है, और T जहाँ डोरी का तनाव कहलाएगा और m जो है डोरी का रेखीय द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित कर सकती है। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v बराबर √β/p होता है, जहां बीटा माध्यम के आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है और p घनत्व को दर्शाता है। आगे देखते हैं दोस्तों किसी आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल, तो v बराबर √P को दर्शाता है, जहां P क्या है, दाब है ऊपर वाला दोस्तों, और नीचे वाला जो है P घनत्व को दर्शाता है। इस संबंध में सर्वप्रथम न्यूटन ने स्थापित किया था, अतः इसे न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसे न्यूटन का भी सूत्र कहा जाता है। लाप्लास ने उपयुक्त सूत्र में संशोधन किया तथा वायु में ध्वनि की चाल को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया, v बराबर √YP/P के रूप में दर्शाया। आगे देखते हैं दोस्तों न्यूटन के सूत्र में इस संशुद्धि को लाप्लास संशोधन कहते हैं। वायु के लिए गामा बराबर 7/5 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वायु के लिए जो इसका मान होता है वो कितना होता है, 7/5 होता है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रगामी तथा अपरगामी तरंगे। तो परगामी और अपरगामी तरंगों का वर्णन निम्नलिखित दिया हुआ है दोस्तों। पहला है परगामी तरंगे यानी प्रोग्रेसिव वेव, माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो एक नियत वेग से माध्यम में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंगे। परगामी तरंगों के गुण निम्नलिखित हैं। इन तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं तथा सभी कंपनों का आयाम बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि परगामी तरंगों में क्या होता है कि माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं तथा सभी कंपनों का आयाम क्या होता है, बराबर होता है। कणों की गति के कला निरंतर परिवर्तित होती रहती है, यानी कणों की जो गति की कला है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। आगे देखते हैं दोस्तों इन तरंगों द्वारा माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है। ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से गति करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपरगामी तरंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपरगामी तरंगे। जब दो समान अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परस्पर विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। यह तरंग अपरगामी तरंग यानी स्टेशनरी वेव कहलाती है। तो स्टेशनरी वेव क्या है दोस्तों कि वैसी तरंग अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परस्पर विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है और जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, और इसी तरंग को अपरगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में इसका अपरगामी तरंग के रूप में देखते हैं दोस्तों तो सितार, गिटार आदि में उत्पन्न अनुप्रस्थ अपरगामी तरंगे तथा बांसुरी, बिगुला आदि में उत्पन्न अनुदैर्ध्य अपरगामी तरंगे जो हैं इसके उदाहरण है। अपरगामी तरंगों के गुण निम्नलिखित हैं। ये तरंगे अपने स्थान पर स्थिर रहती है तथा माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है। विभिन्न कण विभिन्न आयामों से गति करते हैं। इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों ध्वनि तरंगे। ध्वनि ऊर्जा का एक प्रारूप है जिसके कानों में पड़ने से प्रत्येक प्राणी में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब ध्वनि स्रोत कंपन अवस्था में होता है तथा ये तरंगों के रूप में माध्यम के चारों ओर फैलती है। ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है।
वायु में ध्वनि का संचरण के देखते हैं दोस्तों। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। यानी ध्वनि संचरण का जो है, ध्वनि के संचरण जो है निर्वात में नहीं हो सकता है। इसके लिए माध्यम आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंपन करती वस्तु ध्वनि का एक स्रोत होती है। जब किसी ध्वनि को स्रोत को कंपित करते हैं तो वायु में विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जो एक नियत वेग से आगे बढ़ता जाता है तथा माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। इस प्रकार विक्षोभ एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होता जाता है। यही विक्षोभ हमारे कानों तक तरंग के रूप में वायु में चलकर हमें सुनाई देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न सी कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है और यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाते हैं, जो माध्यम से होकर संचरित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। तो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को देखते हैं तो मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े की वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक्य ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक्य ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो दोस्तों आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ये बड़ा चैप्टर है। और थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।